इन्हीं लम्हों से गुजर के इसीलिए हम लड़कियां जो 10-11 लड़कियां बची थी उनको लेके फिर काठमांडू गए। और फिर काठमांडू में वहाँ के राजा को मिले और फिर यहाँ पे कोई संस्था ऐसे काम करती है महिला और बाल कल्याण के लिए, उनको मिले और फिर वहाँ पे उनके देश की नागरिक थे तो हम नेपाल उनको देके चले आए। ऐसे कितने और विभाग हैं आपके? मैंने सुना है कि आपके और जगहों पर भी है, तो कहाँ कहाँ पे है ये आपके रेस्क्यू सेंटर्स और ये सब? अभी हमारे 4 जगह पे है हमारे शेल्टर होम, जो एक कांदीवली में है, एक पुणे में है, एक बोईसर में है और एक दिल्ली में है। वहाँ क्या होता है एग्जैक्टली रिहैब सेंटर में? रिहैब सेंटर है वो लॉन्ग स्टे होम है, वहाँ पे लड़की जितना भी चाहे उतना टाइम रह सकती है। शॉर्ट स्टे होम में 6 मंथ की एक लिमिट होती है कि वहाँ से लड़की को हमें उसका रिहेबिलिटेशन के लिए कहीं पढ़ने के लिए भेजना, कहीं काम पे लगाना। तो आप उनको ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, हम ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारे रिहेब सेंटर में उनको अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग है। वहाँ पे लिटरेसी क्लासेस है, वहाँ NOIS से जो एग्ज़ाम देनी होती है लड़की वहाँ पढ़ाई करके फिर आगे की पढ़ाई करना चाहे तो हमारी जो ओपन स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ाई कर सकती है, क्योंकि 15 साल की लड़की फर्स्ट स्टैंडर्ड में बाहर स्कूल में पढ़ने जाएगी तो उसको शर्म आएगी। तो हमारी इन हाउस स्कूल में वो पढ़ाई करके 2-3 साल पढ़ाई करने के बाद वो डायरेक्ट 10th की एग्ज़ाम देती है नेशनल ओपन स्कूल से। और 10th पास हो जाने के बाद फिर उसको नर्सिंग का कोर्स करवाते हैं या फैशन डिज़ाइनिंग या अलग अलग कोर्स करके फिर वो उसके अपने पैरों पे खड़ी रहे और समाज में उसको एक जगह मिल सके। 1993 में आपने ये संस्था शुरू की और अब तक इतने सालों में आपको लगता है कि समाज ने थोड़ा सा भी उन्हें अपनाना शुरू किया है? हाँ, अभी अवेयरनेस आई है। अभी धीरे धीरे लोग जैसे हमारे साथ यूथ जुड़ा है तो यूथ अवेयरनेस हो रही है, तो धीरे धीरे लोग अपनाना शुरू किया है। देखो, गांव की बात मैं अलग करती हूँ। मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे बॉम्बे, जैसे हमने पहले हमारे घर में हम संस्था चलाते थे तो हमारे पड़ोस में विरोध हुआ। अच्छा, आपके पड़ोस नहीं मना करते? हाँ, कि ऐसे गंदी जगह से लड़कियां लाके आप हमारे पड़ोस में रखते हो, हम यहाँ रहने नहीं देंगे। तो बहुत सारा विरोध हुआ था, लेकिन हम हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि ये भी एक इंसान है, उनको भी उतना ही ज़िंदगी जीने का अधिकार है। पहले से काफ़ी फ़र्क आया है कम्युनिटी में, सोसाइटी में। तो अभी स्वीकारने लगे हैं। अभी हमारे यहाँ जो शेल्टर होम में लड़कियाँ होती है उसके लिए शादी के रिश्ते भी आते हैं। कुछ सेफ मैरिजेस होती हैं ऐसा आपको लगता है? या सेफ मैरिजेस होती है और 100% सक्सेस मैरिजेस है। जो हमारी संस्था से शादी करके गई है लड़कियाँ, वो अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी बसाया है और बहुत खुश है। और आप लोग उनसे कांटेक्ट बनाए रखते हैं? हाँ, फॉलोअप। उसका मायका है, वो आती है जाती है, उनके बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ से तो कॉलेज के प्रोफेसर से लेके डायमंड के बिजनेसमैन तक ने भी हमारे यहाँ से शादी की है। अच्छा। आपसे बात करने में ये मुझे पता लगा कि कुछ बच्चियाँ 10-11 साल जो शायद अभी जवानी के में कदम भी नहीं रखा होगा उन्होंने, जब उन पे ये सब बीतती है तो वो ट्रॉमेटाइज हो जाती होंगी, उनको विश्वास होता है लोगों के ऊपर, आगे जब आपके सेंटर में आती हैं वो किसी से बात कर पाती हैं, क्या बीतती है उनके ऊपर? देखिए, यहाँ पे डिमांड है वर्जिन लड़की और छोटी लड़की की, क्योंकि पुरुष नया चाहते हैं। तो जितनी भी लड़कियाँ ये इसमें आती है सेक्स ट्रेड में, वो छोटी लड़कियाँ ही आती है। एक तो उसको HIV नहीं होता है, दूसरा वर्जिन होती है, तो और पुरुष की वो डिमांड है, इसीलिए सप्लाई है। और उनकी अपनी एज का कोई ठिकाना नहीं। हाँ, अपनी एज। और दूसरा कि 10-11 साल की लड़की को उल्लू बनाना आसान है। जब ये पता है कि बहुत सी लड़कियां इस तरीके से शोषण का शिकार हो रही हैं, तो क्या रेगुलर रेट, जैसे आप तो एक संस्था हैं, आप करवा सकती हैं, आप शिकायत करवाएंगी, क्या एक रेगुलर मॉरल ड्यूटी है या कोई ऐसा डिपार्टमेंट है पुलिस का जो रेगुलर रेड्स करता हो ऐसे रेड लाइट एरियाज़ में जहाँ पे
उन्हें पता हो कि हाँ ये शोषित हो रही हैं, लड़कियों को निकालना है या माइनर गर्ल्स को निकालना है, या वो भ्रमित हो गई थी या उनका वो, तो रेगुलर रेड्स होती हैं उनकी अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से, अगर आप ना शिकायत करें तो भी? नहीं, अभी होने शुरू हुआ है, जैसे कि हमारी एडवोकेसी और इतने सालों की मेहनत के बाद अभी तो होम मिनिस्ट्री ने एक अलग सा डिपार्टमेंट शुरू किया है जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल बोलते हैं, और वो कंटिन्यू उनकी रेड होती रहती है अलग अलग शहरों में। पहले ऐसा नहीं होता था, आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो ऐसा नहीं होता था, और तभी पुलिस के पास अगर हम भी जाते थे तो पुलिस बोलते थे कि रेड लाइट एरिया हमारी सोसाइटी की नीड है, हमारे समाज की ज़रूरत है, अगर हम रेड लाइट एरिया बंद कर देंगे तो बहुत सारे बलात्कार शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप वहाँ जा सकते हैं, मगर आप, और वहाँ पे क्राइम होता रहे एक एरिया में, बाकी समाज में कुछ ना हो। तो हम भी बहुत आर्ग्यूमेंट करते थे कि देखिए मेरे गांव में तो रेड लाइट एरिया नहीं है, वहाँ पे तो रेप नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि रेड लाइट एरिया है वहाँ पे रेप नहीं होगा, ये तो लोग घरों में भी हो जाता है। हाँ, रेड लाइट एरिया ना भी हो तो घरों में हो जाते हैं, तो ये नियम नहीं है। तो अब मैं आपसे आपके बारे में कुछ पूछना चाहूँगी, कौन कौन है आपके परिवार में? देखिए मेरे परिवार में देखा जाए तो 500 लड़कियों की मैं माँ हूँ। वो तो खैर बहुत बड़ा परिवार तो है। हमारे अलग अलग शेल्टर में 400-500 लड़कियाँ होती है जो सब मुझे मम्मी बोलती है, तो वो मेरा परिवार है। दूसरा, मेरे परिवार में मेरे हस्बैंड थे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और हमने मिलके ये संस्था शुरू की थी। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2005 में रोड एक्सीडेंट में, जो कि मुझे डाउट है कि वो उनके एक्सीडेंट नहीं था, वो उनका मर्डर था। अच्छा। बाकी ऊपर वाला जाने वो क्या था, लेकिन आज भी मुझे शक है कि वो मेरे हस्बैंड का मर्डर था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत सारे थ्रेटिंग्स कॉल आते थे। तो पति नहीं रहे, लेकिन हमारी संस्था की एक बेटी का एक बच्चा था जिसको मैंने अडॉप्ट किया है, वो अभी 15 साल का है। अच्छा। क्योंकि वो अनवेड मदर है, उसका तो पिता का नाम ही मालूम नहीं होता है। जो ब्रोथेल में लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, वो कौन से क्लाइंट से प्रेग्नेंट हुई है, बाप का नाम का तो पता ही नहीं होता है। तो आज भी हमारा समाज तो इन सब चीज़ अभी भी वो सोशल स्टिग्मा गया नहीं है कि वो लड़की घर पे जाएगी तो बच्चा तो साथ में लेके नहीं जाएगी। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी जिन्हें मैं चटपट सवाल या क्विकीज कहती हूँ। इंसानियत या धर्म? इंसानियत। कभी किसी बात का अफसोस? नहीं। किसी से डर लगता है? नहीं। दिल की कोई तमन्ना? बस यही तमन्ना है कि चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बंद होना चाहिए। प्यार क्या है? प्यार यही है कि अगर हम किसी के एक स्माइल दे और वो खुश होए, उसकी आंखों में हम खुशी देखें, वही प्यार है। प्यार को कोई भाषा नहीं है। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं टीवी पे पॉलिटिशियन से जब ये प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हो तो हमेशा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं जनता ये जानना चाहती है, जनता ये सवाल कर रही थी, जबकि वो अपने पार्टी के तौर पे चिल्ला रहे होते हैं, उनको जनता से कोई लेना देना नहीं होता। तो अगर आप जनता हैं तो आप सरकार से क्या सवाल करना चाहते हैं? सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, अगर किसी का शोषण हो रहा है, किसी को अन्याय हो रहा है, अगर एक रेप विक्टिम के लिए तुमने 7 साल की सज़ा की है और यहाँ पे रोज एक विक्टिम के ऊपर 7 बार 10 बार या 15 बार रेप हो रहा है, तो कानून तो अलग अलग है। इसको प्रोस्टिट्यूशन में उसको अपेड रेप माना जाता है। तो सरकार से तो बहुत सारे सवाल हैं। आप सबसे ज़्यादा किस बात से खुश होती हैं? देखिए, जब हम लड़की को रेस्क्यू करने जाते हैं और उसको हिडन सेल में छुपा दिया जाता है, और उसको जब निकालते हैं और वो जब ऐसे निपटती है और रोती है या खुश होती है, तभी मुझे लगता है कि एक गाय को कत्ल खाने से बचाया या एक इनोसेंट लाइफ को मैंने नर्क से बचाया है, तो तभी मुझे बहुत खुशी है। अगर किसी के चेहरे पे खुशी देख के बहुत खुशी होती है। आपका मनपसंद गीत? एक गीत मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा वो लड़की को बोलती हूँ, सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। वेरी नाइस। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि इस देश के नौजवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैं नौजवान को यही अपील करूँगी कि आप सेक्स के लिए डिमांड मत करो। जो
रेड लाइट एरिया है या ब्रोथेल है, वहाँ पे फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है और वहाँ वैसी लड़की से आप डिमांड मत करो। हो सकता है डिमांड कम हो जाएगी तो ये लड़कियाँ फंसना बंद हो जाएगी और बिकना बंद हो जाएगी। लड़की कोई कमोडिटी नहीं है, वो खरीदने और बेचने की कोई चीज़ नहीं है। इन्हीं लम्हों से गुजर के मैं अपने कुछ पल देने के लिए त्रिवेणी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली हम आपसे बहुत मिलते रहेंगे और मैं भी चाहूँगी कि हम लोग प्रतिभांश भी आपकी संस्था के लिए किसी भी रूप में जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कभी कोई भी पूछेगा ना तो तुम्हें यही बताना है कि हम ये संस्था में बड़े हुए हैं और पति तुम्हारे ससुराल वाले सबको सब पता है, उसको कोई एतराज़ नहीं है। रिश्तेदार होते हैं ना, उसको बहुत जानने की ये होती है बोलने का। मेरी मम्मी, हम ब्राह्मण हैं, मेरी मम्मी का नाम त्रिवेणी आचार्य है और अच्छे समझदार लड़के तुम्हारे लिए ढूंढे बेटा। मैंने देखो, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो, मेरी पेट, मैंने जैसे तुम्हें पैदा किया हो और एक माँ अपनी बेटी को भेज रही है ना, इतना ही दुख मुझे हो रहा है। इन्हीं लम्हों से गुजर के